नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए दोस्तों ये टेस्ट नंबर 25 टेस्ट जो हुई थी वो पिछले दिन हुई थी, उसी का आज क्या है कि यहाँ पे डिस्कशन कराने वाले हैं। प्लस इस टेस्ट में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं उन सभी का एक एक करके स्कोर कार्ड भी देखेंगे लास्ट में, ठीक है। तो जो लोग टेस्ट दिए हैं लास्ट तक के बने रहिएगा, जो लोग नहीं दिए हैं टेस्ट वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि टेस्ट का डिस्कशन आपको यहीं पे डेली देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं कि दोस्त जो भी टेस्ट हुए हैं, जो भी क्वेश्चन दिए गए थे उसका एक एक करके हम डिस्कशन करते चलते हैं। 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन के लिए आपको जान लीजिए कि 10 मिनट का टाइम मिलता है। 10 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। न्यू एनटीसी पैटर्न पे जो आपकी एग्जाम होने वाली है ग्रुप डी और एनटीपीसी की, उसी पैटर्न पे आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। जो एनसीईआरटी आधारित होते हैं, जिसकी संभावना, ये चीजें जान लीजिए कि आपकी जो एनटीपीसी या ग्रुप डी की एग्जाम होने वाली है उसमें आने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। जहां भी है वहीं से क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ में। चलिए अब क्या करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते हैं, जितने भी क्वेश्चन है जीके जीएस के उसको हम डिस्कस करते चलते हैं। बने रहिएगा अंत तक के, दिखाते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए इसमें क्वेश्चन नंबर ये पहला है, टेस्ट का ये पहला क्वेश्चन है। क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, दे दिया है कि मानव शरीर का भार जो है मुख्य रूप से किसका बना होता है। तो मानव शरीर में भार, वेट जो होता है वो सबसे अधिक किस के वजह से होता है। तो इसमें ऑप्शन है हड्डी है, त्वचा है, शरीर के अंग है और पानी है। तो किसकी वजह से होता है? बहुतों लोगों ने ये चीजें दे दिया है, त्वचा, बहुतों ने हड्डी और बहुतों ने शरीर के अंग दे दिए। देखिए इसमें आपको हम ये चीजें बताते हैं कि सबसे ज्यादा अगर भार शरीर का अगर वेट होता है तो वो किसकी वजह से होता है? वो होता है पानी की वजह से। शरीर में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा होती है। जैसा कि आपको पता ही है कि शरीर में लगभग ये चीज आने लेके 65 से लेकर के 70% तक के शरीर में क्या होती है कि पानी ही होती है। तो पानी की वजह से, शरीर में सबसे ज्यादा पानी की वजह से ही क्या होता है कि वेट होती है। हाँ, अब ये चीजें देता है कि सबसे शरीर में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो वो कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है। लेकिन ये चीजें नहीं दिया है, भार की बातें कर रहा है इसमें कि भार जो होता है वो मुख्य रूप से किसका होता है, तो वो पानी की वजह से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। ये सेकेंड क्वेश्चन में है, हाइड्रोजन का लैंप का फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है। एक तो बल्ब का फिलामेंट पूछा जाता है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि टंगस्टन का होता है। लेकिन इसमें हाइड्रोजन का कहा जा रहा है, हाइड्रोजन लैंप जो होता है उसका फिलामेंट का होता है किसका बना होता है। देखिए नाम से ही पता चलता है कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजनी ग्रुप में आपको पढ़ना ही होता है क्लोरीन, क्या होता है, क्लोरीन पढ़ना है, ब्रोमीन पढ़ना है, आयोडीन पढ़ना है। ये सभी क्या होता है कि आपके हाइड्रोजनी ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो उस हाइड्रोजनी ग्रुप में आपको कहता है कि इसमें जो है किसका बना होता है ये फिलामेंट जो होता है। इसको देखिए आपको बताते हैं कि ये हाइड्रोजन लैंप का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन और ब्रोमीन का बना होता है। किसका? टंगस्टन और ब्रोमीन का बना होता है। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा। अब ये चीजें देख लीजिए, जैसे कि बताते हैं कि ये आपका हाइड्रोजन है, ये क्या है कि एक बल्ब है। तो जनरली ये बल्ब है जो 100 वाट का बल्ब होता है, सो है ये हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन में इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन में ये चीज जान लीजिए कि टंगस्टन क्या होता है, टंगस्टन। हाइड्रोजन में टंगस्टन की अगर बातें कर लेते हैं, इसमें ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या है कि टंगस्टन, टंगस्टन की बातें कर लेते हैं, टंगस्टन। तो इसमें टंगस्टन प्लस जान लीजिए कि ये ब्रोमीन मिले होते हैं। क्या होते हैं? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन मिले होते हैं। इसमें टंगस्टन की अगर मात्रा की अगर बातें कर लेते हैं तो टंगस्टन की मात्रा कितना मात्रा तक की मिला होता है, तो इसमें टंगस्टन की मात्रा जो होती है ये जान लीजिए कि लगभग 80% तक की, कितनी 80% तक की जो है टंगस्टन की मात्रा इसमें होती है। 85% तक के कहिए टंगस्टन की मात्रा होती है और ब्रोमीन की मात्रा जो है 15% तक की इसमें ब्रोमीन की मात्रा होती है, ठीक है। ये चीजें इसमें मिली होती है। तो ये चीजें है। अब इसमें आपको बताते हैं कि इसका ग्लास जो बना होता है, ये ग्लास जो होता है, सो ये ग्लास जो होता है ये जान लीजिए कि क्वार्ट्ज का होता है। क्या होता है? क्वार्ट्ज का इसमें ग्लास जो है ये ग्लास इसका बना होता है, ठीक है। लेकिन अगर जनरली बल्ब की बात कर लेते हैं, साधारण बल्ब की अगर बातें कर लेते हैं, तो इसका फिलामेंट जो होता है, इसका फिलामेंट जो होता है ये चीज जान लीजिए कि फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। ये चीज जान लीजिए कि टंगस्टन का बना होता है। प्लस इसमें जो होता है इसमें गैस भी होता है। तो कौन सी गैस इसमें मिली होती है? तो इसमें आर्गन गैस मिली होती है। कौन सा? आर्गन गैस मिली होती है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। टंगस्टन की मात्रा की अगर बातें कर लेते हैं तो टंगस्टन की मात्रा इसमें जो है 95% तक की होती है, 5% तक के ही जो है इसमें क्या होता है कि आर्गन गैस मिली होती है। और प्लस नाइट्रोजन गैस भी होती है इसमें मिला हुआ, तो वो सेफ्टी की वजह से मिला होता है कि इसकी लॉन्ग लाइफ हो सके, इसके लिए यही मिला होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि पवन चक्की में जो ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में
कौन जो है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, ये चीज जाना है। देखिए आपको बताते हैं कि पवन चक्की जब चलती है तो वो गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा को वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा ही क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। जैसे बताते हैं कि कैसे काम करता है, ये दिखाते हैं। जैसे कि ये पवन चक्की है, तो ये पवन चक्की है, इसकी पंखी जो होता है ये क्या होता है कि पंख होता है ये। ठीक है, तो ये पंख होता है, यही क्या करता है कि रोटेट करता है। तो रोटेट करता है, जैसे कि ये पंख हो गया। तब इसके अंदर में ऐसा नहीं है कि ये सिंपल होता है, इसके अंदर बहुत सारे चीजें फिक्स होती है। जैसे कि मोटर हो गया, इसके अंदर जो है क्या होता है कि गियर बॉक्स होता है। तो जब ये पंखी नचती है तो ये क्या करता है कि ये जो होता है गियर बॉक्स जो होता है, सो देख रहे हैं, सो ये गियर बॉक्स को नचाता है। ये गियर बॉक्स जितना हल्का नचेगा उतना ही तेजी से ये नचता है, जितना तेजी से नचेगा और तेजी से इस क्या करता है मोटर को नचा देता है। अब मोटर के अंदर क्या होता है कि 3 फेज होता है। 3 फेज से क्या होता है कि यहाँ जाकर के करंट जैसे जाती है और यहाँ से जाकर के ट्रांसफार्मर पे जाती है। ट्रांसफार्मर पे जाने के बाद जो है और वोल्टेज बढ़ा करके उसको क्या जाता है ग्रिड पावर में भेजा जाता है, वहां से जो है पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि पवन चक्की से गतिज ऊर्जा, ये पंखी की गतिज ऊर्जा से इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती रहती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं। अगला नंबर देख लीजिए, दे दिया है कि इनमें से विषम को चुनना है, कि इसमें से विषम कौन है, कौन सा डिफरेंट है, ये चीजें हमें चुन लेना है। ठीक है, देखिए ये आपको विस्थापन दे दिया, वेग दे दिया, समवेग दे दिया। ये तीनों अगर देखा जाए तो ये सभी क्या है कि स्पीड से संबंधित होता है। क्या होता है कि स्पीड से संबंधित होता है, ये सभी चीजें जो होती है। सो बाकी आयतन जो होता है ये स्पीड से संबंधित नहीं होता है, इसलिए ये विषम होगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है कि आयतन आपका विषम है। अगला नंबर देख लीजिए, सुपर कंडक्टर की विशेषता क्या होती है, सुपर कंडक्टर किसे कहते हैं, ये चीजें ना है। देखिए सुपर कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब तो ये जानते होइएगा जिससे इलेक्ट्रॉन जो होता है आसानी से प्रवाहित होती है, उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो जल्दी जो है उससे प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, तो वो क्या होता है कंडक्टर होता है। लेकिन सुपर कंडक्टर की अगर बातें कर लेते हैं तो सुपर कंडक्टर में क्या होता है कि जीरो, लगभग मान के चलिए कि जीरो रेजिस्टेंस होता है। इसमें रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की मात्रा समझिए कि होता ही नहीं है। ठीक है, और क्या होता है कि हाई लेवल पे क्या होता है कि ये जो है इसमें जो है करंट जो होता है क्या होता है कि ये जाता रहता है, हाई परमेबिलिटी होती है, मतलब उच्चे इसकी जो है प्रगमनता होती है। इसमें प्रतिरोध वो इलेक्ट्रिसिटी को रोकने के लिए प्रतिरोध नहीं होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं कि सुपर कंडक्टर होते हैं। इसका इस्तेमाल जो होता है ये चीजें जान लीजिए कि इस्तेमाल जैसे कि मान लीजिए सोलर पैनल हो गया, उसमें भी किया जाता है ऐसे सुपर कंडक्टर का। चाहे आप एटॉमिक रिसर्च सेंटर में चले जाइए, एटॉमिक वाले रिसर्च सेंटर जो होते हैं उसमें चले जाइए तो उसमें क्या होता है कि जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी ये चीजें जान लीजिए कि बड़े बड़े जो है इंडस्ट्रियल होते हैं, हाँ न्यूक्लियर में भी क्या किया जाता है कि आपको जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सुपर कंडक्टर का, क्योंकि रेजिस्टेंस होता नहीं है। चाहे स्पेस में जो है रॉकेट वॉकेट भेजे जाते हैं तो स्पेस शिप जो होता है उसमें भी क्या होता है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है स्पेस शिप में। ठीक है, सुपर कंडक्टर का। तो ये चीज है, जैसे कि मान लीजिए कि गांव में अगर वायर जा रही है तो तार जो आती है वो सुपर कंडक्टर नहीं होती है, वो तो एल्युमिनियम का होता है, या तो मान लीजिए कि कॉपर का, अब तो कॉपर चल गया है तो कॉपर का जो है इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर लेकिन कॉपर में भी जान लीजिए कि रेजिस्टेंस होती है, ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस नहीं होती, कॉपर में भी होती है। लेकिन उसके जगह अगर सुपर कंडक्टर वायर का अगर इस्तेमाल कर दिया जाए तो थोड़ा सा भी क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी लॉसेज नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं होगा, जीरो होगा इसलिए। ठीक है, लेकिन कॉस्टली होती है ये। अगला नंबर देखिए, कहता है कि श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। देखिए श्यानता गुणांक का जो विमीय सूत्र होता है यानी कि डायमेंशन फार्मूला जो होता है ये होता है ml -1 और t-1 कहते हैं, इनवर्स कहते हैं इसको। ठीक है, ये होता है। इसका ऐसा यूनिट अगर पूछ दिया जाए, क्योंकि ऐसा यूनिट कभी कभी पूछ देता है, ध्यान रखिएगा, ये पास्कल इंटू सेकेंड होता है। क्या होता है, पास्कल इंटू सेकेंड। इसी को सीजीएस यूनिट भी पूछ देता है, ध्यान रखना है ये चीजें। तो सीजीएस यूनिट जो होता है इसको प्वाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको प्वाइज बोलते हैं। तो ये दोनों जो है पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला नंबर देख लीजिएगा, अगला नंबर ये दे दिया कि यदि पेंडुलम की लंबाई 2% बढ़ा दिया जाए तो समय अवधि कितनी बढ़ जाएगी। बहुत लोग याद करके रखते हैं कि चलो ठीक है 2% बढ़ा दिया तो 1% इसका क्या होता है कि बढ़ जाएगा। क्या होगा, 1% तक के ये बढ़ जाता है। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि 1% बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा ये जान लीजिए। देखिए इसका क्या होता है कि समय अवधि निकालने के लिए, टी निकालने के लिए ये 2 होता है और अंडर रूट जो होता है t/g होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी को टाइम को ही क्या करता है, ये t को क्या करता है कि 2% क्या करता है कि बढ़ा देता है ये t को। ठीक है, तो 2% बढ़ाइएगा तो इसका क्या हो जाएगा, ये 2t/100 हो जाता है। तो ये 100 से मल्टीप्लाई जब होगा, अंडर रूट की अगर बातें कर लेते हैं वहां से अगर हम निकालते हैं तो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कीजिएगा तो ये 100t हो जाएगा।
तो ये 100t या प्लस जो है 2t। अब आई क्या हो जाएगा कि 100 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा कि ऊपर में जाइएगा तो ये 102t हो जाएगा, अब बट्टे में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। इसका जो है लगभग अगर निकालिएगा तो आपको 1.0097 कुछ करके जो है इसका क्या होता है कि वर्गमूल आता है ये टी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेगा, √t। तो ये लगभग इसको क्या मानते हैं कि 1 गुना जो है मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने पे आपको यही आता है 2 पाई इंटू √t बाई जो है जी गुणे 1.009 कुछ समथिंग आता है करके। ठीक है, तो ये लगभग इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो ये टी बाई जी या इसको 1, तो 1% तक के क्या होता है कि इसकी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 1% तक की इसकी वृद्धि हो जाती है। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछे जाते हैं ये। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया कि जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है। देखिए, जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान का अनुपात कार देंगे तो 1 होता है, दोनों लगभग 1 होता है। ये जान लीजिए, न्यूटन्स के लॉ में जब पढ़िएगा तो आपको जड़त्व बला में, तो उसमें आपको पता चलेगा दोनों का रेशियो जो है 1 के बराबर होता है। ये आपका क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा। अगला देखिए, कहता है मानव मस्तिष्क की स्मरण शक्ति कहाँ पाई जाती है, जो सोचने शक्ति जो होती है वो कहाँ पाई जाती है। देखिए, उसका जो पाया जाता है सेरिब्रम में पाया जाता है। कहाँ? सेरिब्रम में। बहुत आदमी इसको मार दिया, ये नहीं होता है, सेरिबैलम होता है। ये क्या होता है कि मस्तिष्क के नीचे होता है। जैसे मान लीजिए कि आप मस्तिष्क बना रहे हैं, तो मस्तिष्क बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो है ये रीढ़ की हड्डी आती है, जिसको स्पाइनल कोड कहते हैं हम लोग, स्पाइनल कोड बोलते हैं। इसी से सारे सूचनाएं जाते हैं। इसी के नीचे आपको क्या होता है कि ये आपका ये सेरिब्रम होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये सेरिबैलम करके होता है। ठीक है, और यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे जो है आपका जो है क्या होता है कि ये सेरिब्रम करके होता है, जो यहाँ पे ही ये क्या होता है कि आपका स्मरण शक्ति होता है। ये स्मरण शक्ति यहीं पे पाई जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये मनुष्य के मस्तिष्क की बातें हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए, अगला नंबर देख लीजिए। दे दिया है कि बर्तनों को चमकाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। देखिए, अगर बर्तनों पर गंदा लग जाता है तो वैसे जनरली क्या होता है कि हम लोग जो है नींबू का इस्तेमाल कर लेते हैं। नींबू हो चाहे सिरका हो, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती है। लेकिन अगर ज्यादा अगर गंदी हो, जो सबसे ज्यादा चमक आपको देती है, तो अगर जान लीजिए उसका इस्तेमाल कीजिएगा किसका? जिंक क्लोराइड का, तो जान लीजिए बर्तन अच्छी तरह से चमक जाता है। ये सबसे बेटर कहीं। ठीक है, तो जिंक क्लोराइड आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जिंक क्लोराइड। अगला देखिए, दे दिया है कि मनुष्य के अगुणित जो है गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो अगुणित गुणसूत्रों की संख्या देखिए, टोटल जो होता है क्या होता है कि 22 + 1 होती है। क्या होती है? 22 + 1 होती है। इसमें क्यों होती है ये चीज जान लीजिए, क्योंकि ये 22 + 1 यानी कि इक्वल टू 23 होती है। तो 22 जो होता है वो टोटल क्या होता है कि सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। लेकिन ये जो एक जोड़ा जो होता है वो क्या होता है कि डिफरेंट होता है ये। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये डिफरेंट होता है। टोटल मिलाकर के 23 होते हैं। ठीक है, तो ये 23 जो है आपका क्या होगा कि गुणसूत्रों की संख्या होती है। चलिए, अगला दे दिया है कि कौन से रंग जिन्हें वरुणता के लोग जो है नहीं पहचान सकते हैं, मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस जो होते हैं वो किस कलर को नहीं पहचानते, ये जानना है। देखिए, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है उसको प्राथमिक कलर को नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं RBG, लाल, रेड, ब्लू और ग्रीन। ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा ये आपका रेड और ग्रीन, ये चीजें क्या होता है कि ये जो होता है कलर ब्लाइंडनेस जो होता है सबसे ज्यादा इसी चीज को नहीं पहचानते हैं, इसको, ये दोनों को। ठीक है, तो इसको क्या होता है कि ये कलर ब्लाइंडनेस जो है नहीं पहचानते। क्यों नहीं पहचानते हैं? क्योंकि देखिए, कलर ब्लाइंडनेस वही होते हैं, दिखा देते हैं। जैसे कि ये मनुष्य का आंख है, ये आंख है तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो है रेटिना होता है। इसको जूम करके देखिएगा तो ये पार्ट नजर आएगा। यहाँ से यहाँ जो भाग होता है, ये वाला भाग, ये चीज जान लीजिए कि यहाँ से ये वाला जो भाग होता है इसको हम रॉड कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉड कहते हैं। ये वाला भाग भी यहाँ से यहाँ क्या होता है कि रॉड कहलाता है। ठीक है, और ये जो 3 को भाग आप देख रहे हैं, ये तीनों भाग क्या होता है कि कोण होता है। क्या होता है? कोण होता है। यही कलर को पहचानने का काम करता है। तो यहाँ पे ग्रीन, रेड एंड ब्लू दिख रहा है, तो ये क्या होता है कि ये 2 कलर जो होता है ये डिफरेंट होता है। ये उसमें क्या होता है कि डिसऑर्डर्ड होता है आंखों में, जिसकी वजह से वो कलर को डिफाइन नहीं कर पाता है और उसको नहीं पहचान पाता है। तो इसकी सूचना इसके होते हुए क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र में, मस्तिष्क में यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है,
तो इससे क्या होता है कि कलर ब्लाइंडनेस होता है जिस व्यक्ति में ये होता है। ये क्या होता है कि जेनेटिक्स होता है, जो पूर्वजों से चलती आती है, ये जेनेटिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि जो है आप बड़े हो गए हैं तो आपकी जो है डिसऑर्डर हो गया, ऐसा नहीं होता है। अगर आंखों की अंधापन जो होता है तो वो विटामिन ए की कमी से होती है। ये आपका कलर ब्लाइंडनेस जो होता है विटामिन ए की कमी से नहीं होता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये होगा कोन्स के डिसऑर्डर होने की वजह से, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, दे दिया कि मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया के दौरान गैसों का आदान प्रदान जो है कहां से होता है। देखिए जब आप सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो उस गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है। जनरली हम लोग पढ़ लेते हैं कि चलो फेफड़ा से होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है कि फेफड़ा से होता है, लेकिन फेफड़ों में ही एक ऐसा चीज पाया जाता है जिसके थ्रू क्या होता है कि ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके बाहर आता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एवियोली कहते हैं। क्या कहते हैं, एवियोली कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ये एवियोली कहते हैं। अब दिखाते हैं आपको, जैसे कि मान लीजिए कि ये मनुष्य का क्या होता है कि फेफड़ा होता है। ये क्या होता है कि शंकु आकार का होता है, कभी कभी पूछ देता है, ध्यान रखिए शंकु आकार का होता है ये। जब यहां से किसी एक पार्ट को आप जूम कीजिएगा तो ये क्या एवियोली जो है उठ करके आपको आएगा। यही एवियोली के फिर जो है किसी एक पार्ट को आप क्या कीजिएगा कि जूम करके देखिएगा तो आपको इस तरह का दिखेगा, जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है कि अंदर की ओर जाता है, रिसाइकलिंग होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये क्या होता है कि ये जो है फिर बाहर निकल जाता है। तो ये फेफड़े में क्या होता है कि काम होता है, ठीक है। फेफड़े में ही क्या होता है कि एवियोली पाया जाता है। एवियोली के अंदर ही ये क्या होता है कि कैपिलरी होती है, जिसको रेड ब्लड सेल यहाँ पे क्या होता है कि साइक्लिंग होते रहता है, ऑक्सीजन जो लेकर के आते जाते रहता है इसको, ठीक है। तो ये चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। यही एवियोली क्या करता है कि गैसों के आदान प्रदान करने का काम करता है मनुष्य के शरीर में। अगला नंबर देख लीजिए, कह दिया कि दिए गए विकल्पों में कौन सा जो है मानव शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी को दर्शाता है। देखिए मानव के शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सा होता है, ये जबड़े की हड्डी होती है। कौन सी, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है पूरे शरीर की। अगर बात कर लेते हैं इसको, अब यहां से जबड़े की हड्डी को अगर हटा दीजिएगा तो आपका पैर का हड्डी जो है क्या होता है कि मजबूत होता है, ठीक है। जिसको पैर का हड्डी जो है मजबूत होता है, हाँ पैर का ही हड्डी मजबूत होता है। जांघ का हड्डी तो ये थाई लंबा वाला होता है। अगला नंबर देखिए, दे दिया कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन शुरू करता है। तो एंजाइम प्रोटीन का मानव शरीर में कौन सा पाचन करता है, ट्रिप्सिन करता है, जो पेट में होता है, ठीक है। या पेट भी दे सकता है आपको, यहाँ पे जान लीजिए कि आपको पेट भी दिया जा सकता है। तो पेट में ही क्या होता है कि प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, ठीक है। और ये लैक्टोज तो खैर जो है लैक्टिक एसिड की वजह से ही होता है, और ये पेप्सिन जो होता है ये मुंह में होता है, जो लार में बनता है, तो इसके द्वारा जो है पाचन क्रिया शुरू होती है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, पराध्वनिक कहता है कि जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके। किसको पतला करके जो है ये जेट जो है प्रदूषण पैदा करता है। जैसे कि आपको पता है कि जेट जब हवा में उड़ता है तो क्या होता है कि देखते हुए कि आवाज काफी करता है, सोनिक बूम की तरह आवाज करता है, ठीक है। तो वो आखिर किसको पतला करता है, तो वो क्या होता है कि जेट जब हवा में उड़ता है, आकाश में उड़ता है, तो वो क्या करता है कि एक ओजोन लेवल में चला जाता है। तो वो ओजोन परतों को क्या करता है, ओजोन लेयर जो होता है उसको पतला करके उसके बाद जो है वो आवाज करना शुरू करता है, जो क्या होता है कि अपने पृथ्वी के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि ओजोन को पतला कर देता है और वहां से क्या करता है कि वो साउंड उत्पन्न करता है। तो ओजोन पतला होगा तो सूर्य से जो पराबैंगनी प्रकाश किरण आती है तो वो क्या करेगा, ओजोन को आसानी से पार कर देगा। पृथ्वी पर क्या होगा कि भयानक गर्मी आ सकती है, इसलिए हानिकारक होता है। जेट जब उड़ेगी तो ओजोन परत को पतला करके ही साउंड उत्पन्न करती है, ठीक है। अगला नंबर देखिए, कहता है खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है। खाने का सोडा कह दे चाहे बेकिंग सोडा कह दे, ठीक है, उसका रासायनिक नाम जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का कभी कभी सूत्र पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। तो NaHCO3 होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। एक धोवन सोडा होता है जो कार्बन, ये सोडियम कार्बोनेट होता है, ये धोवन सोडा होता है जिसको Na2CO3 इंटू 10H2O कहते हैं। क्या बोलते हैं, 10H2O, 10H2O, ये धोवन सोडा होता है। धोवन सोडा के नाम से जानते हैं या वॉशिंग पाउडर के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, दोनों पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए अगला दे दिया कि खाद्य परीक्षण के रूप में जो है सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला जो है पदार्थ कौन सा होता है। जैसे कि अचार उचार हो गया ना, तो उसमें जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो खाद्य परीक्षण के रूप में क्योंकि उसको क्या होता है कि मतलब कि खराब होने से बचाता है एक तरह से, तो उसका जो इस्तेमाल करते हैं सोडियम बेंजोइक एसिड का करते हैं। किसका, बेंजोइक एसिड या सोडियम बेंजोइक एसिड का, ये उसी का हम क्या करते हैं कि इस्तेमाल करते हैं ये खाद्य पदार्थ के परीक्षण के रूप में। परीक्षण कहने का मतलब क्या होता है कि उसके बचाव के लिए, कहिए एक तरह से प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है।
चलिए अगला नंबर देखिए, कह दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जो पृथ्वी के अंदर से निकलता है उसी को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सीएनजी हो गया, ये सभी जो पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं, तो ये सभी क्या होते हैं कि जीवाश्म ईंधन होते हैं। ठीक है, देखिए कोयला भी पृथ्वी के अंदर से निकलता है, नाइट्रोजन भी निकलता है, जल नहीं नाइट्रोजन नहीं, हाँ नाइट्रोजन भी निकलता है, ये पेट्रोलियम भी निकलता है, जल गैस नहीं निकलता है। तो वाटर है, वाटर को गर्म कीजिएगा तो ये जल गैस होता है, ये नहीं निकलता है। ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि ये क्या है कि ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखिए, कहता कि नीले पत्र को लाल कर देता है, यानी नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है। दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो नीला को लाल कर देता है, एक लाल को नीला कर देता है। ये चीज जान लीजिए, एसिड अम्ल जो होता है वो नीला को क्या करता है कि लाल करने का काम करता है, और जो है यहां से जो आपको क्षार जो होता है, सो जो क्षार होता है वो क्या करता है कि लाल को नीला कर देने का काम करता है, और नीले को जो है लाल करता है ये अम्ल करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देखिए, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। व्यवसायिक बैंक जो है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। देखिए उससे पहले जो है प्राइवेट बैंक थे। ठीक है, उसके बाद जो है क्या किया गया था कि इंदिरा गांधी के द्वारा जो है राष्ट्रीयकरण बैंकों का कर दिया गया था। तो ये कब किया गया था? 1969 में। इसमें क्या किया गया था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस समय लगभग जान लीजिए कि 14 बैंक थे ऐसे जिसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। उसके बाद जो है 1980 में आई है, तो 1980 में फिर जो है 6 गो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज इसमें कहा गया है, टोटल जो है 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये चीज जान लीजिए, 20 बैंकों का 2 सालों के अंदर में ही क्या किया गया था कि राष्ट्रीयकरण किया गया था। पूछा जाता है ये चीजें, इसको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, आजकल जो है मुद्रा का कौन सा जो है रूप जो है अधिक प्रचलन में है। तो अभी जो है मुद्रा का पैसा का कौन सा प्रचलन अधिक रूप में है? क्या धात्विक होता है या पत्र होता है? तो ये पत्र मुद्रा होता है। सिक्का भी कम ही चलता है, लेकिन पत्र वाला जो है करेंसी, जिसको पेपर नोट हम लोग कहते हैं, वो सबसे ज्यादा क्या होता है कि अभी प्रचलन में देखने के लिए मिलता है। और अभी इससे भी ज्यादा अभी जो हो गया है, किसका हो गया? डिजिटल मनी का। किसका? डिजिटल मनी का, जो क्या होता है कि सेव्ड भी होता है पूरी अच्छी तरह से, और इसका प्रचलन डिजिटल मनी का हर जगह है। जैसे कि आपका यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं? यूपीआई इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है कि एक डिजिटल जो है मनी होता है, डिजिटल करेंसी का ये एक तरह से होता है। ठीक है, या बिटकॉइंस हो गया, ये सब क्या डिजिटल करेंसी है। तो अभी इसका जो है प्रचलन जो है अब आने लगा है। लेकिन इससे पहले की अगर बात कर ले ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो पत्र मुद्रा आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर देख लीजिएगा, कहता कि इनमें से कौन सा एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। देखिए एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार की अगर बातें कर लेते हैं तो मुंबई है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका नाम था पहले, जो 1975 ईस्वी के आसपास में इसकी स्थापना किया गया था। ये चीजें ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना माना जाता है मुंबई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है सो। ठीक है, तो एशिया का सबसे पुराना है ये। अगला नंबर देखिए, कहता पेशवा बाजीराव किसके पुत्र थे। पेशवा बाजीराव किसके पुत्र थे? ऑप्शन देखिए पेशवा बाजीराव जो थे वो किसके पुत्र थे? आपको बताते हैं, बालाजी विश्वनाथ राव का इसके बड़े लड़के थे। क्या थे? ये बड़े लड़के थे, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इन्हीं के पुत्र जो थे ये पेशवा बाजीराव थे, जो बड़े लड़के थे। ठीक है, जिसे ज्येष्ठ कहते हैं। अगला देखिए, कहता कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है सही नहीं है। देखिए इसमें से कौन सा मिलान जो है सही नहीं है, ये जानना है हमें। देखिए इसमें आपका सोलंकी वंश का स्थापन ये जो है मूलाराज था, ये सही है। कुलचुरी वंश का जो है गंगोदेव था, कलचुरी वंश का, ये कलचुरी का इसका नहीं था। ये चंदेली वंश का, ये ठीक है। ये परमार वंश का उपेंद्र राज है, तो ये सही है। ये आपका क्या है कि ये गलत दिया हुआ है, ये इसका संस्थापक या इसका नहीं है। ठीक है, ककोली करके है इसका, ककलोरी करके कुछ करके इसका जो है ये संस्थापक है, अभी ध्यान में नहीं है। इसको एक बार सर्च कर लीजिएगा, पता लग जाएगा। इसका ये नहीं, गंगादेव नहीं है। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर दिया है ट्रेवल्स इन इंडिया, भारत आने वाले निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री का लेखा जोखा है। देखिए ट्रेवल्स इन इंडिया किसके भारत आने के लेखा जोखा कहा जाता है, तो ये चीजें जान लीजिए, टर्विनियर का। किसका? टर्नियर का। टर्नियर के भारत आने के ही हम लोग क्या कहते हैं कि उसका भारत आने का लेखा जोखा कहा जाता है। किसका? ट्रेवल्स इन इंडिया, ये टर्नियर का। अगला देखिए, 1905 से लेकर 250 ईस्वी के बीच निम्नलिखित कथा की निर्मित प्रेम
कला का दर्शित प्रसिद्ध जो है मूर्तियां कौन सी है? देखिए ये है खजुराहो का मंदिर। कहाँ है? खजुराहो का मंदिर जो मध्य प्रदेश में है। कहाँ? मध्य प्रदेश। इसको ध्यान में रखिएगा, मध्य प्रदेश में आपको जो है ये खजुराहो का, जिसमें आपको हिंदू और ये चीजें जान लीजिए जैन, ये जैन धर्म का जो है कलाकृति जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हिंदू और जैन धर्म का कलाकृति जो है यहाँ पे खजुराहो के मंदिर में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये सारे के सारे टेस्ट के ही है। अब बाकी इस सब का अगर टेस्ट का पेपर अगर आपको लेना होगा तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से ज्वाइन हो जाएगा, सारा पेपर आपको वहीं पे सेंड कर दिया जाएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, कहता है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय किसके न्याय के क्षेत्र में आता है? देखिए गुवाहाटी ये सबसे बड़ा है, इंपॉर्टेंट है कि गुवाहाटी न्यायालय जो होता है, गुवाहाटी न्यायालय जो है अपना, ठीक है, वो किसके अंतर्गत अपने आता है? नागालैंड के अंदर में भी, अरुणाचल के अंदर भी, असम के अंदर में भी आता है। मतलब कि करेक्ट है कि इनमें से सभी के, ठीक है, मतलब कि ये गुवाहाटी का उच्च न्यायालय है, इन तीनों के अंतर्गत में आता है, ठीक है, इसलिए आपका ये 4th नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला नंबर देखिए, कहता है कि अग्नि मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म का पूजा स्थल है? देखिए अग्नि मंदिर जो है किस धर्म का है? ये पारसी लोगों का है। क्या है? पारसी लोगों का है, जुरास्ट्रियन धर्म का है। क्या है कि ये अग्नि मंदिर है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला नंबर देखिए, अगला दे दिया है कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर का भारत का क्या है? सबसे बड़ा गुरुद्वारा है या सबसे पुराना गुरुद्वारा है या दोनों है? देखिए अमृतसर के अगर कहा जाए तो ये सबसे बड़ा जो है गुरुद्वारा माना जाता है। ये इसके चारों ओर क्या है कि ये पानी सरोवर है, ठीक है, उसी के बीच में गोल्डन जो है क्या है कि स्वर्ण मंदिर है। कभी अमृतसर अगर जाने का मौका मिले तो जरूर घूम लीजिएगा, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। अगला देखिए, कहता है डुरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है? देखिए डुरंड कप जो है ये फुटबॉल से है। क्या है? फुटबॉल में के क्षेत्र में ही क्या किया जाता है कि ये डुरंड कप दिया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, कहता है कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट राजस्थान के पोखरण में हुआ था, ये कौन था? तो ये पोखरण जो है में परीक्षण किया गया था, पहला परमाणु परीक्षण, जिसको पोखरण परीक्षण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पहला पोखरण परीक्षण जो किया गया था वो कब किया गया था? देखिए पहला पोखरण परीक्षण जो किया गया था 74 में किया गया था। कब किया गया था पहला पोखरण परीक्षण जो है? पहला ये 1974 में किया गया था, जिसका नाम जो दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। क्या दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से इसको दिया गया था नाम, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, स्माइलिंग बुद्धा। उसके बाद जो है जान लीजिए कि दूसरा भी हुआ था। क्या हुआ था? दूसरा परीक्षण भी, दूसरा पोखरण परीक्षण भी किया गया था। तो दूसरा पोखरण परीक्षण किया गया था, उसका नाम जो दिया गया था ये पावर क्या किया दिया गया था? पावर दिया गया था, कुछ करके पावर था, ठीक है, ये पावर था जो आपका 1988 ईस्वी में क्या किया गया था कि 1998 ईस्वी में इसका क्या किया गया था कि परीक्षण किया गया था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है। तो उस समय जो है इसका क्या किया गया था? ये परीक्षण किया गया था, दूसरा पोखरण परीक्षण। दूसरा पोखरण परीक्षण पूछा जाता है, ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा पोखरण परीक्षण जो है किया गया था 1998 ईस्वी में किया गया था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। चलिए अगला नंबर दिखाते हैं आपको। अगला देखिए 100 सालों का युद्ध जो है किसके बीच जो है लड़ा गया था? 100 सालों से ऊपर चला था युद्ध, फिर भी इसको जो है 100 सालों का युद्ध कहते हैं। किसके बीच चला था? तो ये चला था आपका फ्रांस के बीच में। कब? किसके बीच में चला था? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में 100 सालों तक के युद्ध चला था। कब से कब तक चला था? तो 1337 ईस्वी से लेकर के ये चला था 1453 ईस्वी तक के, ये ध्यान रखिएगा। 1337 ईस्वी से लेकर के जो है चला था आपको ये 1453 ईस्वी तक के जो है ये युद्ध चला था, 100 सालों से प्लस ही चला था। ये 100 साल से प्लस ही युद्ध चला था। लेकिन ये जान लीजिए कि ये युद्ध जो है कोई बमबारी वाला युद्ध नहीं था या गोला बारूद वाला युद्ध नहीं था, ठीक है। ये जो था सत्ता के लिए था, दो राजाओं के बीच जो है सत्ता के लिए इसमें युद्ध हुआ था, जो 100 सालों तक के ये युद्ध चला था। इसमें किसी तरह के मतलब ज्यादा जो है जान माल की क्षति नहीं हुई थी। इसमें कोई दूसरा देश जो है हस्तक्षेप करने नहीं आया था। इसी दोनों के बीच में क्या हुआ था कि युद्ध चला था। इसमें तीसरा युद्ध जो है होता है ना कि अमेरिका आ गया बम बारूद देने के लिए, उस तरह का नहीं था। इसमें बस ये सत्ता के लिए लड़ा गया था दो राजाओं के बीच में। अगला देख लीजिए, कहता कि भारत का एकीकृत मिसाइल विकास जो है कार्यक्रम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किसकी अध्यक्षता में शुरू किया गया था? ये कब किया गया था? 1982 से 83 ईस्वी में, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा जो है
उनकी अध्यक्षता में 1982 से 83 में ये एकीकृत मिसाइल जो है क्या किया गया था कि शुरू किया गया था कार्यक्रम। अगला देखिए, कहता है कि 1971 में स्थापित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ स्थित है। देखिए ये जो है कलपक्कम यानी कि चेन्नई में स्थित है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 1971 में इसकी स्थापना किया गया था, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान जो है केंद्र, ठीक है। अगला देखिए, मानव अधिकार दिवस जो है कब मनाई जाती है। मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाई जाती है। कब? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाई जाती है। अगला देखिए, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी कौन सी थी। भारत की पहली स्वदेशी मतलब कि खुद भारत के द्वारा बनाया गया था, तो भारत के द्वारा खुद जो बनाया गया था वो कौन सा था, वो आईएनएस सल्की था। कौन? आईएनएस सल्की के नाम से इसको जानते हैं, जो भारत के द्वारा सबसे पहला स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी था। अगला देखिएगा, कहता है कि यदि पृथ्वी की भूमध्य रेखा का तल जो है पृथ्वी कक्षा के तल की ओर अगर झुका ना हो, जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या है कि अपना जो है 23.5 डिग्री सेल्सियस 23.5 डिग्री पे क्या हुआ है कि झुका हुआ है ना 23.5 डिग्री पे। तो ये अगर मान लीजिए 23.5 डिग्री पर न झुक करके सीधा अगर रहे तब क्या हो सकता है। देखिए उस कंडीशन में ये चीज होती है कि मौसमी घटनाएं जो होती रहती है, अपनी बारिश होती है, ठंडी गर्मी ये सब जो आती रहती है वो नहीं होगा, मौसम जो ऋतु में परिवर्तन होता है वो नहीं होगा, ध्यान रखिए। तो पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, जिसकी वजह से हमें जो है चारों मौसम का मजा लेना पड़ता है, चारों मौसम का मजा लेते रहते हैं, ठीक है, अपने इंडिया में खास करके। अगला नंबर देख लीजिए कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की अगर बात कर लेते हैं तो ये देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में है भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र जो है सो। भारत का कहता है सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल जो है कौन सा है? हावड़ा पुल है। कैंटिलीवर पुल किसको कहते हैं? जिसको मान लीजिए कि एक एंड में पिलर होता है या एक एंड में इधर पिलर होता है, ठीक है। हावड़ा ब्रिज जो है आपको कुछ ऐसा ही देखने के लिए यहाँ पे हावड़ा ब्रिज में क्या होता है कि मिलता है, ठीक है। कैंटिलीवर बीच में क्या होता है कि हुगली नदी है। कौन सा है? ये हुगली नदी है। तो हुगली नदी पे ही क्या हुआ है कि ये कैंटिलीवर ब्रिज बना हुआ है। और इसका नाम जो है ये पुराना नाम था, ये हावड़ा ब्रिज जो था ये पुराना नाम था। नया नाम है, पुराना नाम था, ये नया नाम जो दिया गया है, नया नाम वो रविंदर सेतु करके है, रविंदर सेतु करके है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देगा कि हावड़ा ब्रिज का दूसरा नाम क्या है, तो रविंदर सेतु याद रखिएगा। तो दोस्त इतने क्वेश्चन थे टेस्ट में जो आपके दिए गए थे, जिसका हमने आपको बता दिया कि क्या आंसर सही था क्या गलत था, ठीक है। तो जो लोग अभी तक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किए हैं जाकर के टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आज भी आपका क्या है कि नया टेस्ट एक्टिव है, तो जाकर के नया टेस्ट लगा लीजिएगा फटाफट। और टेस्ट देने के लिए देखिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? ये प्ले स्टोर पे ये टेस्ट जो है ये आपको लोगो देखने के लिए मिलेगा। ये मेरा लोगो है, यहाँ से ये लोगो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के ये सर्च कीजिएगा ERCB सर के नाम से, तो आपने ये आपका एप्लीकेशन आ जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद उसमें जो है टेस्ट दिया हुआ है, जाकर के उसमें टेस्ट लगा लीजिएगा, ठीक है। अभी जो है तत्काल जो टेस्ट वो चल रही है 35 है, लेकिन डिस्कशन आपका 25 का करा रहे हैं। अभी 10 टेस्ट पीछे हम चल रहे हैं डिस्कशन में, तो क्या 35 है। तो अगले दिन अगर आपको टेस्ट लगाना है तो टेस्ट लगा लीजिएगा 26 को। अगले दिन जो टेस्ट 26 का डिस्कशन कराएंगे उसमें आपका नाम भी आएगा, रैंक भी आएगा, ठीक है। तो अब दिखाते हैं कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है टेस्ट में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या क्या है कि टेस्ट दिया है। इस टेस्ट में आपको जान लीजिए कि NTPC का टेस्ट तो होता ही है, प्लस जो है ग्रुप डी का टेस्ट होता है। क्या होता है? ग्रुप डी का टेस्ट भी होता है, दोनों टेस्ट होता है। ये चीजें जान लीजिए कि जब भी टेस्ट दीजिएगा आप नॉन स्टॉप टेस्ट दीजिएगा, जान लीजिए ये चीजें। बहुतों लोगों ने टेस्ट जो दिए हैं वो एनटीपीसी और ग्रुप डी करके जो है वो टेस्ट दिए हैं। तो ये टेस्ट जो है 15 सेट इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये सेट क्या है मतलब कि दे रहे हैं, ये मत दीजिए, ये दीजिए। ये जो है एग्जाम तक के आपका टेस्ट चलेगा। कब तक? ये एग्जाम तक के टेस्ट चलेगा, नॉन स्टॉप टेस्ट जो है। तो अभी कंटिन्यू यही टेस्ट चल रहा है, नॉन स्टॉप टेस्ट। तो नॉन स्टॉप टेस्ट लगाया कीजिए। चलिए देख लीजिए, ये जो है एनटीपीसी है। तो एनटीपीसी में जितने भी लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट दिया है उसका नाम है, उसके बाद जो है उसका नंबर है कि कितना नंबर लेकर के आए हैं।
प्लस रैंक कार्ड है। तो नंबर 1 पे जो आप बने हुए हैं देख लीजिएगा, 40 में 39 नंबर लेकर के आए हैं, कमलेश कुमार करके है। दूसरा जो है ये मोहन कुमार है। तीसरा जो है प्रत्यक्ष है। चौथे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मनीष अग्रवाल है। 5वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये शशि कुमार करके है। 6ठे नंबर पे श्वेता कुमारी है। 7वें नंबर की अगर बात करें सचिन कुमार है। 8वें नंबर की रमेश सिंह है। 9वें नंबर की बात कर लेते हैं सोनू राम है। 10वें नंबर पे देख लीजिएगा कुलदीप है। 11वें नंबर पे देख लीजिएगा बंसल साहब है। उसके बाद 12वें नंबर की बात कर लेते हैं तो रागिनी कुमारी है। उसके बाद जो है 13वें नंबर पे मणिकांत भाई है। उसके बाद जो है 14वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सुमन पानवार करके हैं। चलिए उसके बाद आपको दिखाते चलते हैं 14 के बाद देखिएगा 15वें नंबर पे विजय पाल है। 16वें नंबर की बात करते हैं कुमुद रंजन है। 17वें नंबर पे मुकेश है। 18वें नंबर की बात करते हैं अक्षय है। 19वें नंबर की बात करते हैं नीलेश यादव है। 20वें नंबर पे सुशील राज है। उसके बाद 21वें नंबर पे अमृता है। 22वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ललन यादव है। उसके बाद जो है देख लीजिएगा 23वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 23वें नंबर पे कौन है कि पन्नेलाल प्रसाद है। उसके बाद 24वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दिनेश चौधरी। 25वें नंबर पे ये पंकज सूर्या है। उसके बाद देखिएगा 26वें नंबर पे राजीव यादव है। 27वें नंबर पे नुसरत खातून है। 28वें नंबर पे शशि मौर्य है। उसके बाद 29वें नंबर पे लक्ष्मण कनवार करके। 30वें नंबर पे ये रविशंकर है। काफी लोगों ने क्या क्या टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं। चलिए उसके बाद आपको दिखा देते हैं 31वें नंबर की अगर बात करते हैं एमडी साबिर है। 32वें नंबर की बात कर लेते हैं आलोक सिंह है। उसके बाद 33वें नंबर पे बम है। उसके बाद 34वें नंबर के रोशन कुमार है। 35वें नंबर की कमला कुमारी है। 36वें नंबर की रविशंकर है। उसका 37वें नंबर के ये चंदन कुमार है। 38वें नंबर पे ईशा टिग्गा करके है। उसके बाद 39वें नंबर पे विकास कुमार है। और 40वें नंबर पे अपने विनय भाई जो यूपी से है। तो इतने लोगों ने टेस्ट दिया है। टेस्ट में आपने रैंक देख लिया कि कितने रैंक पे है और आपका नंबर क्या है। ठीक है, तो आप भी टेस्ट देना चाहते हैं तो जाइए और नॉन स्टॉप टेस्ट ही दीजिएगा। कौन सा? नॉन स्टॉप टेस्ट लगाइएगा। जान लीजिए 26 लगा लीजिएगा जो लोग अभी टेस्ट नहीं लगाए हैं। 26 नंबर, क्योंकि अगले दिन आपका डिस्कशन 26 लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए अगला दिखाते हैं ग्रुप डी में। ग्रुप डी में देख लीजिएगा, ग्रुप डी में भी इतने लोगों ने, काफी लोगों ने क्या किया है कि अटेम्प्ट किए हैं टेस्ट को। इस ग्रुप डी में देख लीजिएगा कि किसने कितना नंबर लेकर के आए हैं। जैसे देख लीजिए पहले नंबर पे पहले रैंक पे ये चंदन कुमार 35 है। उसके बाद जो है ये शंकर पासवान करके है 34 है। उसके बाद जो है देख लीजिएगा बिट्टू राज करके 28 है। उसके बाद रमेश चौहान 27 है। पवन करके है, ये भी 27 है। उसके बाद महेश कुमार करके है, ये भी 27 पॉइंट समथिंग लेकर के आए हैं। 7वें नंबर पे रंजन पंडित है। 8वें नंबर पे श्वेता कुमार है। 9वें नंबर पे मोहम्मद आसिफ है। 10वें नंबर पे सोहन लाल है। 11वें नंबर पे ये मृत्युंजय है। 12वें नंबर पे अक्षय कुमार है। 13वें नंबर पे देख लीजिएगा मुकेश राव है। उसका 14वें नंबर पे सुमन पाल है। 15वें नंबर पे ये लक्ष्मण क्या है, लखन सिंह है। उसके बाद 16वें नंबर पे ये संजय चौधरी है। उसके बाद 17वें नंबर की बात करते थे तन्नू आर्या करके है। चलिए अगला दिखाते हैं आपको। देखिएगा अगले नंबर पे आपको दिखाते हैं 18वें नंबर पे। 18वें नंबर पे ये क्या है कि सूरज कपूर करके है। उसके बाद जो है 19वें नंबर पे ये बम्बा भाई है। उसके बाद 20वें नंबर पे कमलेश कुमार है। 21वें नंबर पे भरत राम है। 22वें नंबर की बात कर लेते थे खुशबू कुमारी है। 23वें नंबर पे ये बबलू है। 24वें नंबर पे राकेश यादव है। 25वें नंबर पे काजल कुमार है। 26वें नंबर पे सुजीत कुमार है। 27वें नंबर पे कमलेश कुमार है। कमलेश कुमार दुद्दू वो है, वो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। 2 बार कैसे दे दिए पता नहीं। चलिए उसके बाद जो है 28वें नंबर पे अली राजा करके है। 29वें नंबर पे अच्छा कमलेश भाई क्या जगह 3 जगह कैसे आ गया भाई। 30वें नंबर पे इंद्रजीत कुमार है। उसके बाद जो है 31वें, अच्छा हो सकता है कि एक ही नाम से कहीं 2 हो, क्योंकि एक ही नाम से कई बार जो है लोग दे भी देते हैं। चलिए 31वें नंबर पे ये मोहन दुबे है। 32वें नंबर पे ये रोशन कुमार है। 23वें नंबर पे ये क्या है कि आकाश यादव है। उसके बाद जो है 34वें नंबर पे अनीश कुमार है जो 34वें नंबर पे है। चलिए उसके बाद 35वें नंबर की बात कर लेते हैं तो ये सुजीत कुमार है। 36वें नंबर पे सानिया है। 37वें नंबर पे अंजय कुमार है। उसके बाद 38वें नंबर पे लोकेश है। उसके बाद जो है 39वें नंबर पे हरिकिशन है। उसके बाद 40 नंबर पे सुशील पाल है। 41 नंबर पे रोशन कुमार है। 42 नंबर पे उदय राज है। 43 नंबर पे जितेंद्र है। 44 नंबर पे विनय यूपी से है। 45 नंबर पे मोहन कुमार है। 46 नंबर पे रागिनी है। 47 नंबर पे सुशील पाल है। सुशील पाल है वो यहाँ है, एक यहाँ है, 2 बार है, पता नहीं कैसे। तो दोस्त इतने लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में अटेम्प्ट किए हैं। आप भी अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो जाइएगा, एप्लीकेशन बता दिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और जा करके टेस्ट जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल में हमें क्या कीजिए कि दोस्त इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर अगले दिन आपके लिए लेकर के आएंगे टेस्ट नंबर कौन सा, टेस्ट नंबर 26 का डिस्कशन। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जाकर के टेस्ट लगा लीजिएगा 26। फिलहाल जय हिंद दोस्तों।